बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद यही है और दुआ भी यही है कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं। लेकिन जो आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराया गया है रात को, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो महंगाई में अब मज़ीद इजाफा होने वाला है, जो मुश्किलात हैं आवाम की वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। और ऐसे में कोई क्या करे, किसी को कुछ पता नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह पर तवक्कुल और उम्मीद और दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की जो मुश्किलें हैं वो आसान करे। आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं, सबसे पहले मैं उनकी तरफ चलूँगी तो डिस्कस करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं। हमारी आज की पहली जो स्टोरी है वो है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा और पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। लेस्को का बिजली सारिफीन से धोखा, कंपनी को 20 करोड़ जुर्माना करने का फैसला। नशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए मराकज़ जल्द बनाए जाएंगे, निगरान वज़ीर आला। डिस्कस करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, शाहिद नदीम सिप्रा और साथ ही साथ इमरान यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये तो नहीं पूछूंगी क्या हाल है आपका क्योंकि खबर ऐसी है कि हाल कोई नहीं रहा। इसको सुनने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया गया है, 17 रुपये 50 पैसे महंगा। तो किसको जिम्मेदार ठहराएं अब हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात तो जब असम्बली तहलील नहीं हुई थी और निगरान सेटअप नहीं आया था उस वक्त भी हो रही थी कि अगस्त के मिड में जो 20 रुपये तक पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी। लेकिन जाते जाते गवर्नमेंट ने और बहुत सारी महंगाई दी तो ये भी दे जाते तो कोई इशू नहीं होना था। अब आज अगर ये नोटिफाई हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं निगरान सेटअप की। तो निगरान सेटअप ने किया है, निगरान सेटअप को हम क्या क्रिटिसाइज़ करें? हमने तो माजी के जो साहिब इक़्तिदार हैं हम उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनको तनकीद का निशाना बना सकते हैं। फिर भी हम जितनी तनकीद का निशाना बना दें, अल्टीमेटली कल आपने पत्नी देखा है कि नहीं, शाम में असर के बाद और रात 11 बजे तक पेट्रोल पंप्स की सूरत हाल क्या रही, आपका शायद नहीं गुजर हुआ होगा। हम लोग निकले हैं जब ऑफिस से तो लाइनें लगी हुई थी। उसकी क्या वजह है कि देखें, 20 रुपये की तवक्को थी, 17 रुपये बढ़ा दिया। बहुत बड़ा है। ये 17 पैसे होता तो फिर भी आज हम यही बात कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, लेकिन 17 रुपये बढ़ा देना और 293 रुपये 290 रुपये तक 290 रुपये पहुँच गया थे। अब मुझे बताएं कि ये वही बातें हैं जब आपके एदम एतमाद आ रहा था, उस वक्त इक़्तिदार से पीटीआई का इक़्तिदार वापस हो रहा था, नई पीडीएम हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ रही थी। उस वक्त बातें हो रही थी कि डॉलर 300 रुपये तक जाएगा, पेट्रोल भी 300 रुपये तक। आज वो बात आज साल डेढ़ के बाद सच हो उसी गई। की कड़ी है, ये उसी की कड़ी है, ये उसी तरह चलता रहा और अल्टीमेटली आपने बिजली की कीमतें बढ़ाई, गैस की कीमतें बढ़ाई, इवन एरियर आपने 21 वाले वसूल करना शुरू कर दिए। बिजली के बिलों में भी एरियर आ रहे हैं, गैस के बिलों में भी एरियर, और अब पेट्रोल भी इस कदर। हाँ, मैं जब सुबह स्कूल छोड़ने गया हूँ तो मेरी बात हो रही थी, तो मुझे बताएं कि लोगों ने तो चलें इस्तेमाल का है, पेट्रोल डलवाना है, चाहे आप इसकी कीमत मर्जी बढ़ा दें, लेकिन जो जेबों पर बोझ आ रहा है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? अच्छा, अब ये बढ़ गया। अब इसका मुहर्रिकात देखें ना, साइड इफ़ेक्ट्स देखें कहाँ तक जाएंगे। सबसे पहले आपकी पेट्रोलियम मसनूआत जब बढ़ती है आपके किराए में इजाफा होता है। फिर आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट जिसके ज़रिए आपकी फ्रूट सब्जी सारी चीज़ आपके लाहौर शहर में आनी है, इवन अनाज आटा, मतलब हर चीज़ अशिया ज़रूरिया से लेकर छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो आपकी जब ट्रांसपोर्टेशन पे आएगी तो पेट्रोलियम मसनूआत से वो मुंसलिक हो जाएगी और वो कीमतें बढ़ेंगी। और हमारे यहाँ ये नहीं है क्योंकि मैकेनिज़्म है या कोई तरीक़ाकार है कि इतने रुपये बढ़ा है और हमने कितनी कीमत बढ़ानी है। वो एसोसिएशंस बैठी हैं, उन्होंने अपनी मनमानी कीमतें बढ़ा लेनी है और जब गवर्नमेंट सेक्टर उनसे बात करने की कोशिश करेगा तो उनकी नहीं सुनी जाएगी। उसकी क्या वजह कि महंगाई की लहर इस तरह चल रही है कि नहीं। आज सुबह का औकात में देखे, मैं सब्ज़ी लेने गया हूँ तो मैंने सब्ज़ी वाले से पूछा, मैंने कहा ये बाज़ार क्यों नहीं सजा अभी तक? मुहर्रम के बाद अभी तक बाज़ार नहीं सजा। तो उसने बड़े आराम से जवाब दिया, उसने कहा जी वो जो मंडी है वहाँ कीमतें बहुत ज़्यादा हैं तो हम लोग तो माल ही नहीं ला रहे हैं। मैं कहा माल क्यों नहीं ला रहे? आप महंगा लेके आए, लोगों ने तो खानी तो है सब्ज़ी। उसने कहा कि लोगों की सकत ही नहीं है, जहाँ 1000 रुपये की सेल थी वहाँ अब 200-300 रुपये की सेल रह गई।
और ऐसा स्टोर्स में भी हो रहा है, ये देखें ना, स्टोर्स आप में बड़े भी हो बड़े रहा है। स्टोर्स में जाते हैं तो स्टोर्स खाली पड़े होते तो हैं। मुझे बताएं, ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। ये हम कारोबारी तबके को छोड़ के भाई जिन्होंने अपना पेट काटना शुरू कर दिया ना इनडायरेक्टली, तो हम ये कह रहे हैं ना कि आप घरों में अपने खाने पीने की चीज़ों को अगर उसमें वापस जा रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसका मतलब है अपना पेट काट रहे हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। इस पर गवर्नमेंट अब क्या निगरान सेटअप क्या देखेगी? निगरान सेटअप के पास तो बड़ा आसान सा जवाब है कि हम तो इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं, हम तो न्यूट्रल हैं, हमने तो कोई और चीज़ नहीं देखनी। कोई अगर देखे आने वाले कल में मजीद अगर बढ़ता है और इसका साइड इफेक्ट्स आज से ही आना शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में हम लोग ही चला रहे होंगे कि फलां जो शहर है उसके लिए किराया इतना बढ़ा दिया गया, फलां किरायों में इजाफा, फिर तमाम मसनूआत में इजाफा, रेलवेज जो है वो नोटिफाई कर देगा कि इतनी जो है किराया बढ़ा दिया गया है, फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट का इशू आ जाएगा, वो बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें मिला के मैं तो ये कहूँगा तो ना माजी के हुक्मरानों ने हमें कोई फ़ायदा दिया है, ना मौजूदा हुक्मरान हमें दे सकते हैं, उनके तक इख्तियार में भी नहीं है कि हमें कुछ दें। तो मेरा ख्याल है कि जो आने वाला इलेक्शन है इसमें अगर हम कौम की हैसियत से, वोटर की हैसियत से नहीं, कौम की हैसियत से सोचें कि हमारे साथ इन हुकूमतों ने क्या किया है और हमने क्या करना है। अब हम क्या कर सकते हैं जब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा वो भी क्या करें, बेचारे खुद कंफ्यूज हैं और हमारे आवाम बड़ी जो है ना। आप एक ऑप्शन पे ना जाए ना, आप वो ऑप्शन भी हमने आजमा लिया है ना। आपने ऑप्शन देखने हैं तो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप जाएं किसी भी पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जाएं, आपको ऑप्शन नजर आएगी। किसी भी वीजा ऑफिस के पास जाएं, आपको ऑप्शन नजर आएगी। जेरीज के बाद जाएं, लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्यों? लोग पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यही है जो ये हालात है। हम जब बात करते हैं ना रिदा के आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं या आलमी मंडी में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसकी बेस पे हमारे यहाँ पर चीज़ें बढ़ी हैं। वो जो आलमी मंडी है ना, वहाँ के जो लोग हैं ना, उन्हें तमाम तर सहूलियात मिलती हैं। उनको तालीम, उनको अपने बच्चों के लिए तालीम अच्छी मिलती है और मुफ्त मिलती है। सेहत की सहूलियात वो उन्हें मुफ्त मिलती हैं। उन्हें आमदोरफ्त के लिए पब्लिक कन्वेंस जो है वो फ्री मिलती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें उनको मिलती हैं, इसलिए आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता। हमारे यहाँ पर जब कम होती है तब हम कम नहीं करते, और जब आलमी कीमतों में आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं फिर हम कीमतें जो हैं वो बढ़ा देते हैं। अच्छा, बात ये है कि अगर हम इस हवाले से बात करें कि PDM की हुकूमत के हवाले से मैं यहाँ पर लाजमी बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर अभी तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, कोई भी महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। मुझे नहीं लगता कि मेरे ये 18 साल के सहाफ़ती दौर में मैंने कभी सुना हो कि आटा, चीनी, दालें ये कीमतें पीछे आई हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कीमतें बढ़ती हैं कभी भी नीचे नहीं आती। मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना तो मुझे बता दीजिएगा। महंगाई कभी पीछे नहीं आती। हाँ, महंगाई को बराबर करने के लिए लोगों की ज़िंदगी आसान की जाती है। कैसे की जाती है? थोड़ा सा टैक्स जो है वो कम किए जाते हैं, या उनकी जो बेसिक पे स्केल्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, और मजदूर की जो उजरत है वो भी बढ़ा दी जाती है। जैसे ये पंजाब कर ली जाती है, खुद अपने गवर्नमेंट खर्चे कम कर लेती है। गवर्नमेंट खर्चे खत्म नहीं करती माजरत के साथ, ये तो आप छोड़ दें ना। आपके यहाँ पर अब शाहिद सिपरा साहब कई सरकारी महकमे करते हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता है। और आगे कुछ ऐसी खबरें मैंने देखा है कि आपने जो है वो प्रोग्राम के स्टार्ट में डिस्कस की है, जिसमें ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये उनसे बराह रास्त लिंक्ड है, ये आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसाइल। नहीं, जो कहा जा रहा था कि रूसी तेल आएगा, यही जो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने आवाम को झूठे तसल्ली दी और झूठे वादे किए, दावे किए कि जब रूसी तेल जैसे ही आएगा तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, आवाम खुश हो गई। बेचारे झूठी उम्मीदें, वही जैसे ना हमारी आवाम बड़ी जल्दी बेवकूफ बन जाती है। ये अब क्या जवाब है? वफाकी हुकूमत में जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार रही है ना रिसेंटली, जो तनकीद का निशाना बनाती रही है साबका वफाकी हुकूमत को कि जी उसने महंगाई कंट्रोल नहीं की, उसी बेस पे ये लोग आए थे ना, और इन्होंने महंगाई कंट्रोल नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे थे, पैसा नहीं था ना, बैरूनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं थी, जो भी इन्वेस्टर थे वो वापस चले गए, कारोबार के हालात का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये एक चीज़ में माहिर है, मसनूई कंट्रोल में। चाहे आप डॉलर ले लें, इसहाक डार आपने देखा कि उसने मसनूई डॉलर कंट्रोल किया, जब वो अपनी सीट से उतरे उसके बाद डॉलर देखे कैसे ऊपर गया। ठीक है, अब ये पेट्रोल की भी जो कीमत है ना, जो हम बात कर रहे हैं कि अब ये निगरान वफाकी हुकूमत जो है उसके जिम्मे है, ये उसके जिम्मे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने भी इसको मसनूई कंट्रोल कर रखा था, और जब वो गए उसके बाद उन्होंने कहा जी चलो हमारे ऊपर ना आए। ठीक है, अब अवाम जो है वो अब क्या करे? अब जो बात ये कर रहे थे हम कि अवाम के पास ऑप्शन नहीं है, किस
तहरीक इंसाफ पे भी लोगों ने एतमाद करके देखा, वो भी रिलीफ नहीं दे पाई। मुस्लिम लीग नून जो है वो तो 35 साल से कई ज़्यादा साल जो है वो बरसर इक़्तिदार रही है, और लोगों की ज़िंदगी इस तरह आसान नहीं होती कि जी आपने मुख्तलिफ स्कीमें इंट्रोड्यूस करवा दी, तलबा को लैपटॉप दे दिए, आपने कर्जे जो हैं वो नौजवानों को देना शुरू कर दिए। अभी भी आप सूरत हाल ये देखें, असल चीज़ है महंगाई। आवाम जो है ना, एक शख्स जो है जिसकी कम से कम उजरत जो है वो 30, 40 या 50 हज़ार है, आप यकीन जाने, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, जो बेचारा मतलब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, वो भी बेचारा रो रहा है, वो भी बेचारा सैलरी आती है और 2-4 दिन में आपकी, आप ये देखें ना कि अगर आपके 216 यूनिट चले हैं तो आपका बिल जो है वो 8,500 आता है। मतलब 216 यूनिट, मैं वो बता रहा हूँ जिस घर में मेरे ख्याल से एसी नहीं चलता, सिर्फ पंखा चलता है या पानी की मोटर चलेगी या फ्रिज, तो खैर फ्रिज को भी ना शामिल करें, तो ये बिल जो है ये इतना बिल तो आ जाता है। फिर बेचारे लोग क्या करें। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि जब आप तमाम तर टैक्सेस जो है वो आवाम से लेते हैं, हर चीज़ का, ये वाकई ये हकीकत है जो हम सोशल मीडिया पे मेम्स है ना कि भाई सांस लेने पे टैक्स नहीं है, और वाकई सिर्फ सांस लेने पे टैक्स नहीं है, बाकी हर चीज पे टैक्स है। आप माचिस की डिबिया भी खरीदने जाते हैं ना तो आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है। उसके बावजूद आपके बच्चों को तालीम अच्छी नहीं मिलती, सेहत की सहूलियात का ये निगरान वज़ीर आला देखे ना, 4-4 घंटे हर हॉस्पिटल में बेचारे जाके बैठ रहे हैं, और यकीन जाने वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इनका खाना खराब, ये कर क्या रहे हैं, पैसे हैं लेकिन काम करने को तैयार नहीं। ये तो सूरत हाल भी हमारा पुरसाने हाल नहीं रहा आवाम का, और एक हुकूमत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, लेकिन बात वही है, ब्लेम गेम चल रही है, लेकिन अवाम का कोई नहीं सोच रहा, और ना ही हमें उम्मीद है ऐसी कोई अच्छी खास। खैर चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है जी लेस्को का बिजली सार्फिन से धोखा। कंपनी को 20 करोड़ जुर्माना करने का फैसला किया गया है। क्या धोखा दिया गया है ये हम शाहिद सिफरा से डायरेक्टली जान लेते हैं, क्योंकि उनकी खबर है। जी शाहिद सिफरा। देखें, ये 20 करोड़ तो बहुत कम जुर्माना है। जितनी ओवर बिलिंग करते हैं, जितने गलत बिल चार्ज लोगों को करते हैं, ये तो 20 अरब रुपया भी इनको फाइन कर दें तो लेस्को के लिए कम होगा। बुनियादी तौर पर क्या है कि हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि ओवर बिलिंग नहीं होगी, ओवर बिलिंग का ख़त्म होगा, गलत डिटेक्शन बिल नहीं चार्ज होगा, लोगों की तस्वीर के साथ, स्नैप्स के साथ जो है वो बिलिंग की जाएगी। तस्वीर का प्रोजेक्ट होने के बावजूद ओवर बिलिंग एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ओवर बिलिंग ये ना करें तो इनके ना लाइन लॉसेस मुरतब होते हैं, और ना ये बिजली चोरी जो हो जाती है उसको वो सामने उसके ला सकते हैं कि कितनी बिजली चोरी हुई है। ये उस पर पर्दा डालने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब ये नेपरा ने जो इनको शो काज नोटिस दिया, ये बड़ी बात होती है कि आपकी अथॉरिटी है वो किसी कंपनी को शो काज नोटिस दे रही है। इसका क्या मामला है कि बड़ा संगीन मसला है, और उस शो काज नोटिस में वो लिख रही है कि मीटर्स की स्लोनेस की बुनियाद पर, अगर मीटर का फेज़ है या कोई इशू है वो स्लो हो गया है और टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है, उसकी बुनियाद पर अगर किसी कंज्यूमर को आपने बिल चार्ज करना है तो वो 2 बिलिंग साइकिल की बुनियाद पे कर सकते हैं, मतलब 2 महीने आप उसको चार्ज कर लें। अच्छा। उसकी क्या वजह है कि इनकी MNT की टीम और S&I की टीमें चेक करती रहती हैं, वो रिपोर्ट्स देती रहती हैं। जब रिपोर्ट आ गई कि ये मीटर जो सारिफ है इसका मीटर ख़राब हो गया या स्लो हो गया है, उसकी बुनियाद पर आप इनको बिल चार्ज कर लें। ये क्या हो रहा है, ये कंज्यूमर को पकड़ते हैं, रिपोर्ट आती है, उसके बाद किसी को 6 महीने चार्ज कर दिया, किसी को 1 साल चार्ज कर दिया। उसकी क्या वजह है कि इनको यूनिट्स की ज़रूरत होती है जो चोरी शुदा होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। अब नेपरा ने इस संगीन मसले का नोटिस लिया, उन्होंने इनको शोकाज नोटिस दिया, अब जवाब तलब किया है। अच्छा, साथ में उन्होंने कहा कि अगर 15 रोज़ में जवाब नहीं देते तो आपको 20 करोड़ रुपए का फ़ाइन आप पर आयद किया जाएगा। मुझे ये बताएं कि नेपरा को इसकी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद करनी चाहिए, तहकीकात करने की ज़रूरत है। उन कंज्यूमर से रब्ता करें कि जिनको गलत बिल चार्ज हुए हैं, और फिर उनकी सुनवाई करके उनके बिल निकाले जाएं। ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होती है। देखें, जिसको पता है कानून का और वो कंज्यूमर फाइट करते हैं, नेपरा तक भी जाते हैं, इनकी जो रिव्यूज़ कमेटीज़ हैं उनमें भी बैठते हैं। लेकिन हमारे जो 99% सार्फिन है वो हमेशा इनसे दरगुजर करके इनको छोड़ देते हैं, वो बात नहीं करते। उसकी क्या वजह है कि वो इतने चक्कर लगवाएंगे कि अल्टीमेटली कंज्यूमर कहेगा कि पैसे दें और अपनी जान छुड़वाएं, बैठ जाएं। इसलिए मेरे ख्याल में अब कल जब ये स्टोरी आई है तो उसके बाद लेस्को चीफ ने भी हुक्म दिया है कि इस बात की तहकीकात की जाए कि हमें शो काज नोटिस क्यों हुआ है। भाई लेस्को चीफ को ये नहीं मालूम
कि हमारे जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं, हम जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम जो रिकवरी हमारी मुतासिर हो रही है, हम जो थेफ्ट की बुनियाद पर एक्स्ट्रा लोगों को चार्ज करके रिकॉर्ड बना रहे हैं, आया कि लेस्को चीफ के नॉलेज में नहीं है? ये सारी चीज़ें उनके नॉलेज में होने के बावजूद कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं? इसका मतलब है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन को ओवर बिलिंग की जा रही है, ओवर रीडिंग की जा रही है, उसका उनको पूछने वाला कोई भी नहीं। अब देखिएगा, अब निगरान सेटअप आया, इसमें तो वैसे ही लोगों को होता है ना कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो फिर इनकी मर्जी, जिस तरह मर्जी करें, ज़्यादा नुकसान होगा। और बराह रास्त जब सारिफ इफेक्ट होगा, फिर रिकवरी, मुझे बताएं कि इनके रिकवरी जो पिछले साल थी उसमें तकरीबन कुछ 40 अरब रुपए का इजाफा हुआ है जो नॉन पेमेंट है। मुझे बताएं कि एक साल के दौरान सार्फिन ने 40 अरब रुपए अदा नहीं किया। उन्होंने अपने कनेक्शन मुनक़ता करा लिए हैं। अच्छा। इंडस्ट्रियलिस्ट ने कारोबार छोड़ दिया है, कमर्शियल सार्फिन ने अपने कारोबार बंद कर दिए हैं। 40 अरब रुपया इनके रिसीवेबल्स में एक्स्ट्रा चला गया है। हाँ। इसका क्या मतलब है? मैं हूँ, मेरे घर अगर बिल आ रहा है, मुझे पता है कि जितनी मैंने बिजली इस्तेमाल की है उतना बिल आएगा, मैं दे दूंगा, दे देंगे। मुझे आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो मैं तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा। अल्टीमेटली नेपरा है, आपकी कोर्ट्स हैं, और बहुत सारे, मोतसिब है, विफाकी मोतसिब, वहाँ जाऊंगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। तो उसको जब आप किसी जगह पे चैलेंज करते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान लेस्को का किस तरह होता है? रिकवरीज का जो हम कहते हैं सर्कुलर डेट बन गया, इतने अरबों रुपया देना है, आईपीपीस को देने हैं, जनरेशन करने के लिए पैसे देने हैं, कंपनीज पैसे नहीं दे रही, इतने अरबों रुपए के डिफॉल्टर्स हो गई हैं। तो भाई आप बिलिंग प्रॉपर तरीके से करें तो कंज्यूमर तो पैसे देने। बहुत सारे इश्यूज हैं इस डिपार्टमेंट में और ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं और बार बार हम वही खबरें हैं जो रिपीट पे दे रहे होते हैं और नोटिस ले लिया जाता है। फिर क्या होगा? फिर क्या प्लानिंग हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा तो कोई इसका। लेकिन दूसरी जानिब आज ही की खबर है ये भी कि 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल भी है और बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है और बारिश की वजह से फीडर ट्रिप कर गए मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी जो थी वो मअतल रही। इस तरह की सूरत हाल, बिल भी दे अवाम, फिर एक्स्ट्रा पैसे भी भरे अवाम, टैक्सेस भी लगे अवाम पर, महंगाई भी भुगते अवाम, और क्या मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। देखें रिदा, अवाम को क्या चाहिए? अवाम को बिजली चाहिए ना, तो बिजली खर्च करते हैं, हाँ। उसके पैसे देते हैं, हाँ। ठीक है, लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करते हैं, बाकी सारे मसाइल आपने बता दिए। ट्रांसफार्मर भी ख़राब होते हैं, गर्मियों में ट्रांसफार्मर पे ज़्यादा लोड होता है, वो जल जाता है, फिर आपको 4 घंटे और बाज़ का 8 घंटे और बाज़ का आपको 24 घंटे में ट्रांसफार्मर जो है, बाज़ का तो कई दिन चेंज नहीं होता, ठीक है, ये वेरी करता है एरिया टू एरिया। अवाम को बिजली चाहिए, देखें अवाम बिल पे करती है। जब हमारी हुकूमतों को, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं करता, जब हमारी हुकूमतों को ये पता है कि हमारे पास डैम्स नहीं है, ठीक है, हमें ऑल्टरनेट बिजली के सोर्सेज चाहिए और हमारे पास बिजली का बेहतरीन ऑल्टरनेटिव सोर्स जो है ना वो सोलर है, शमसी तवानाई है, हमने उसके प्रोजेक्ट ना इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, ना हमने अपनी सरकारी इमारतों को कहते हैं कि अगर सोलर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा तो ये मुल्क को नुकसान होगा। मैं आपको नहीं मैं बताता हूँ, ठहरे, वेट करें, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ऐलान किया कि तमाम सरकारी इमारतों को सोलर पे मुंतकिल किया जाएगा, तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इदारों को भी उस पर सोलर पे मुंतकिल किया जाएगा, जितने सरकारी इदारे उनके दफातर को भी सोलर पे मुंतकिल किया जाएगा। वो बहुत आसान था, आपका खर्चा सिर्फ 1-2 बार आएगा लेकिन आपके बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, क्या करते आम सार्फिन के लिए भी साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था ना कि हम जी नौजवानों के लिए रोजगार स्कीम मुतारिफ करवा रहे हैं, लोन दे रहे हो। भाई लोन की बजाय ना अगर आप बैंकों को ये कह देते कि आप सोलर पैनल जो हैं वो कम कीमतों पे शहरियों को दें, इंस्टॉलमेंट पे दें आप, तो हम आपको गवर्नमेंट जो है वो पैसे देगी। ये तब होता है जब आपने अवाम को उसके पाँव पे खड़ा करना होता है, ठीक है। चले, ये तो आपने छोड़ दिया। फिर आपने क्या किया कि जी आपके पास बिजली नहीं है, ठीक है जी, हम बाकी मंसूबे जो है वो ऐसा ऐसा बना रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर आपने क्या किया, लेस्को जो है ना, मैं सारी जिम्मेदारी उस पर नहीं डालता, मैंने पहले हुकूमत पे डाली है, उसके बाद आप लेस्को पे आ जाए। लेस्को क्या करता है, शाहिद सिफरा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इन्होंने ये चीज़ का तस्करा भी किया है कि जो बिजली चोरी है ना, वो ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। ये क्या करते हैं कि जब इनके चोरी शुदा बिल इन्होंने जो है वो पूरे करने होते हैं, फिर ये एक्स्ट्रा ओवर बिलिंग करते हैं। अब फैक्ट्रीज को, मेरा एक दोस्त है जिसकी एक फैक्ट्री है, उसको बिल आया 9 करोड़ रुपया एक महीने का। अच्छा, वो कहता हमेशा हम 3-4 करोड़ करते थे, इस बार उन्होंने कहा जी आपकी ना वो लमसम बिल वो डालते थे। अच्छा। उसने कहा जी जितने हमारे यूनिट चले हैं आप इतना डालें। अब उसमें हुआ क्या, जब उन्होंने जिस तरह शाहिद सिपरा ने कहा है
कि वो पीछे तक Claim गए, किया। वो लड़े, फाइट की उन्होंने, और उसका बिल कितना निकला 4.5 करोड़, और बाकी सारे टैक्सेस और बाकी इजाफी पैसे थे। मतलब आप देखें कि कितना उसमें फर्क आ गया ना। जिन्होंने क्लेम कर लिया, और बेचारे लोग जो आम हैं, आवाम लोग होती है, अपना उनको पता बिजनेस भी बंद नहीं कर होता देते कौन सा क्या हैं, हो रहा लोग इनसे लड़ नहीं सकते, लोग अपना अच्छा खमियाजा कौन भुगतता है? हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। ये जो मसाइल हैं हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं रह गई है कि ये जो लेकिन आपकी कंप्लेंट जल्दी एड्रेस होती है। आप मेरी इस हो पे- जाती है, आपकी हो हाँ, जाती है। नहीं जैसे भी है। खैर चलते हैं अभी एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है नशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी किया गया है निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से, और नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए मराकज़ भी जल्द बनाए जाएंगे। ये एक ऐसा सेक्टर था जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी, और क्रैकडाउन्स तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब वज़ीर आला की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं, तो आई होप कि इस हवाले से कोई मुस्बत खबर आएगी सामने। जो पहले क्रैकडाउन होते थे ना, उसमें पुलिस को नशा देना पड़ता था थानों में, वो पकड़ते ही नहीं थे, वो उनको वापस भेज देते थे। ज़ाहिर एडिक्टेड जो लोग हैं उनका गुजारा नहीं है वहाँ पे, तो पुलिस के पास कुछ ऐसा बहबूद के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए कोई था ही नहीं, कोई इस तरह का हमारे पास इदारा कि इनको पकड़ें और वहाँ पे जमा करवा दें। प्राइवेट तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मनशियात के आदी लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में सेंटर्स भी तो नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे। वही ना, तो वो पकड़ते थे, सुबह पकड़ते शाम को छोड़ देते थे, शाम को छोड़ते थे, अगले दिन छोड़ देते थे वो। अब ये वज़ीर आला की जाने से बड़ा एहसन इक़दाम है ये देखें, और बिलखसूस आप नहर से गुजरें या गुलबर्ग वाली साइड पे जाएं तो नौजवान नस्ल है, 20 साल 22 साल 23 साल, और सबसे बढ़ के ये लोग नशे पे लग गए, जिस तरह भी लगे, ये इश्क जुनून ये छोड़ दें, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली सोसाइटी आपको इस तरफ लेके आती है, आपकी कंपनी जो है वो इस तरफ लेके आती है, उसकी बुनियाद पर आप इस तरफ चले। यूनिवर्सिटीज़ में आज भी लोग, हम बात करते हैं कि तलबा और तालबात दोनों माजरत के साथ उनमें नशे के लोग मनशियात पे लोग हैं, और हैं भी सही, हम तलबा तंजीमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, और इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि जो उन्होंने कहा है कि ये धंधा करने वालों को पकड़ने की ज़रूरत। देखें, किसी भी बुराई को ख़त्म करना है, उसको जड़ से पकड़ना है। अगर मनशियात की फ़रोख्त शहर में ख़त्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये आप ख़त्म ना कर सकें, लेकिन उसको 90% तक डाउन ज़रूर किया जा सकता है। बेचने वालों को पकड़ेंगे, इबरत का निशान बनाएंगे, सलाखों के पीछे खड़ा करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ उनका मीडिया ट्रायल होना चाहिए। शाहिद भाई, अगर आपकी पुलिस चाहे ना तो लाहौर शहर में मनशियात नहीं बिक सकती, ना ही फैल सकती है। लाहौर शहर में अगर पुलिस चाहे दाखिल नहीं हो सकती, आप नाके लगाएं, आपकी मनशियात नहीं दाखिल होगी। सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत कम है। आई एम रियली सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी हम चलेंगे डायरेक्टली एक ब्रेक पर, हेडलाइंस की तरफ दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। और आज का जो हमारा टॉपिक है खासा संजीदा है, अहम है, और जैसा कि माशरा बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसमें मौजूद तमाम तर रिवायात भी बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, लोग बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, एहसासात, जज्बात, सब कुछ जो है ना वो बदल रहा है। इसी तरह तलाक़ पे आज हम बात करेंगे। शरीयत में तो इसको एक नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, लेकिन हम आज जानेंगे कि क्या वजह है कि इसके रुझान में जो है इजाफा होता चला जा रहा है। और 35% अगर हम हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बात करें, अदाद व शुमार की बात करें, तो 35% जो रेट है इस वक्त चल रहा है कि तलाक़ लोग ऑप्ट करते हैं, और 100 में से इसका मतलब है कि 35 जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको तलाक़ लेना पड़ती है। तो क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात होती हैं, वो कौन सा ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना इतना मुश्किल हो जाता है, और वो क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर आज हम उनसे बात करेंगे। साइमा अकरम जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि ये अदम बर्दाश्त का जो लेवल है क्यों बढ़ता जा रहा है, और दीगर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। और साथ ही साथ जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं अख्तर अब्बास साहब, कोच हैं, ट्रेनर हैं, फैमिली काउंसलर हैं, और बहुत सारी उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, और कपल काउंसलिंग कर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से। और इनसे बेहतर कौन जानता है कि वो क्या एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब सुलह करना या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बोथ ऑफ यू। और ये एक जो क्या कहूँ इसको मैं, एक जो मसला तो नहीं कहूँगी क्योंकि एक बहुत संजीदा चीज़ है कि दो लोग आपस में शादी करते हैं और
ज़िंदगी भर साथ रहने का उनका एक वादा होता है, कमिटमेंट होती है, और कमिटमेंट में क्या ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि कोई पॉइंट वापसी का वापस नहीं बचता। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी डील करती हैं साइमा साहिबा, कि ऐसे कपल्स आते हैं आपके पास, तो अदम बर्दाश्त बढ़ गई है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अदम बर्दाश्त तो एक पहलू है, लेकिन बेसिकली मैं काम करती हूँ स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ। अच्छा। तो उसकी वजह मेनली जो कॉज है, क्योंकि मैं कनाडा में होती हूँ, तो मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो कनाडा के हैं, लेकिन हम इसको रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ भी, कि किस तरीके से हम लोगों में अदम बर्दाश्त बढ़ रही है, और हम किस तरीके से अपने बच्चों से या अपनी जिम्मेदारियों से जब पूरी तरह उसके ऊपर पूरा नहीं कर सकते, तो शायद वो एक लेवल आ जाता है जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम नहीं रह सकते साथ। तो मैंने ये बहुत से केसेस देखे हैं कि जितने भी स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, जब हम उनकी कपल काउंसलिंग करते हैं, तो बेसिकली इश्यूज वही होते हैं कि स्पेशल नीड्स के बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और स्ट्रेस की वजह से वो दोनों जो है, स्ट्रेस ओवरऑल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, कि जब चीज़ें बहुत हमारे माशरे में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसा कि महंगाई हो गया, बिल्कुल कि और बहुत सारी चीज़ें, लेस एजुकेशन, उस तरह से एक दूसरे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा ना होना, तो वो से फैक्टर्स तो हैं। लेकिन अगर अब पहले मैं आपको कनाडा के बाद आपको इसी तरफ आ रही हूँ, क्योंकि अगर उनके लिए तो बेसिकली प्रॉब्लम ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि बहुत पेरेंट्स जो हैं वो दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा ये है कि सपोर्ट है कि उनमें इस वजह से तलाक तो होती है, लेकिन जॉइंट कस्टडी मिलती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में लेके आएँ, तो पाकिस्तान में हमारा जो फैमिली सेटअप है, या फैमिली और फ्रेंड्स का प्रेशर है, या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉज कर रहा होता है। दूसरा ये कि मीडिया की आज़ादी, लोगों को एक्सेस मीडिया तक है, लोगों को ना सिर्फ अपने हकूक़ का पता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर एक बंदा है या एक बंदी है, उसकी आपस में कमिटमेंट है, पेरेंट्स उसको भी कोई अवेलेबल है, मर्द को भी अवेलेबल है, तो चांसेस कम होते हैं कंप्रोमाइज़ के, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ गई। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो जो ऑप्शन बढ़ी हैं उसकी वजह से भी तलाक का जो रेट है वो बढ़ा है। बिल्कुल सर, आपकी तरफ आऊँगी। बहुत सारे फैक्टर्स, आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि आप कपल काउंसलिंग कर रहे हैं, तो जब जोड़े आपके पास आते हैं जिनकी ये ख्वाहिश तो ज़रूर होती है कि वो सुलह कर लें, वो साथ रहना चाह रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि उससे वो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता, तो आप उनको कैसे डील करते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? अच्छा, ये जो शादी का पूरा इंस्टीट्यूशन है, जब आपने उसको ज्वाइन करते हो तो पूरा पैराडाइम होता है जी। जब आप उसके साथ अंदर चले जाते हो तो तवक्कुआत का एक पहाड़ होता है जो साथ जाता है। इनफैक्ट लोग बुरे नहीं होते, आपकी तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। दूसरा, उसको पता भी नहीं होता कि इसके दिल में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। जॉइंट फैमिली हो, अकेले हो, जब लोग थोड़ा दूर होते हैं तो हमें और तरह से अच्छे लगते हैं। जब हम करीब आ जाते हैं, लाइक कोविड में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में डाइवोर्सेस हुई। इवन जो शहर था चीन का, जहाँ से कोविड शुरू हुआ, साथ रह रहे थे, एक महीने में 1.5 लाख डिवोर्सेस हुए। यानी पहली दफ़ा, आपको पता औरतें शिकायत करती हैं मुझे टाइम नहीं देता। हाँ, तो वो इतना टाइम दे अच्छा, दिया। वहाँ टाइम पहली दफ़ा इतना ज़्यादा हुआ कि वो एक दूसरे को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। मिजाज का इतना फ़र्क होता है। दूसरा, हम दोनों को, मर्दों को और औरतों को, कभी नहीं सिखाया जाता कि अगर मिजाज का थोड़ा फ़र्क हो तो कैसे टॉलरेट करना है। यानी ये सब्र करने का मसला नहीं है, दूसरे को अकोमोडेट करने का मसला है। ये रिश्ता जैसे बॉस हो काम के साथ, तो हम रोज़ तो रिज़ाइन नहीं करते, दिन में 10 दफ़ा चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, हम अकोमोडेट करते हैं। पर रिश्तों में हमें ये नहीं सिखाया जाता, जहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, जो मैंने लोगों के मिजाज को देखते हुए और इश्यूज़ को देखते हुए जैसे तथ्य निकाला है, जब लोगों की वैल्यूज़ का फ़र्क होता है तो रिश्ता नहीं चलता। देखिए, जो दो लोग, वैल्यूज सेम होनी चाहिए। दो लोगों की शादी नहीं है, दो फैमिलीज़ की शादी है, क्योंकि उसमें 400 बंदा नाच रहा होता है, 400 बंदा सलामियाँ दे रहा होता है, एवरीबडी सेलिब्रेटिंग। लोग बाहर से आते हैं, तो उनमें से कोई भी डिवोर्स कराने नहीं आ रहा होता। अब जिनको आपने हीरो बनाया, हीरोइन बनाया, उनको हीरो हीरोइन का मैनरिज्म नहीं सिखाया। नहीं, प्री मैरिज काउंसलिंग उनकी किसी की नहीं होती। प्री मैरिज ये थोड़ी है कि मियाँ के तौर पे बिहेव कैसे करना है, पूरा मैनरिज्म क्या है, आपने दूसरे का दिल कैसे रखना है, उसका दिल जीतना कैसे है,
किन किन चीज़ों पे। कोई भी लड़की या लड़का जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हर चीज़ सीखी तो नहीं होती, बोलना भी नहीं आता होता, किताब पढ़ना भी नहीं ठीक से आता, पर हम लर्न करते हैं। ऐसे इंटर्नशिप करते हैं जॉब में, तो उस इंटर्नशिप में सीखते हैं ना कि उसको किसको कैसे रिपोर्ट करना है, कौन सी चीज़ कैसे सीखनी है। शादी के इंस्टीट्यूशन में ये नहीं है, मिसिंग है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं Exactly. जो कि एक बिना अच्छा, है। दूसरा, मर्द आमतौर पे प्रॉब्लम नहीं करते। अच्छा, शादी जब भी खराब होती है औरतों की तो ये वजह, तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। हाँ, उस औरत की वजह से नहीं जिससे शादी हुई हुई है, उसकी आसपास की औरतों की वजह से। उस घर की हर औरत टो लगाती है, और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे जो उनको नहीं करना चाहिए। औरत औरत की दुश्मन है। आप इसे दुश्मन कह लें, या मैं ऐसे कहता हूँ कम से कम ज़र्फ़ी होती है। अब जिस माँ ने ये सारा किया, अगर वो अपने बेटे से उनके कमरे की बातें भी पूछेगी और लड़की को पता चले कि इसने बता दिया, रिश्ता नहीं चल सकेगा। आपकी पूरी प्राइवेसी ज़ाया हो गई, आपका ट्रस्ट ज़ाया हो गया। अच्छा, इसी तौर पे अगर मर्द फ़र्ज़ करें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, औरत नहीं है, तो नहीं चल पाएगा। औरत अपनी वैल्यूज़ के साथ आई और वहाँ बिल्कुल बरक्स चीज़ हुई, तो रिश्ता नहीं चल पाता। इसी तौर पे हमें ये नहीं सिखाया जाता कि जिसके साथ मिजाज न मिले वहाँ ज़ुबान नहीं दराज करनी चाहिए। हम ज़ुबान को रोकते नहीं हैं। ये जो 1 इंच की टेप होती है, ये जहेज़ में साथ देनी चाहिए। कि लेकिन सिखाए कौन? सिखाने वाले भी तो उकसाने वाले ज्यादा है ना, सिखाए कौन? अच्छा, parents इन- लेकिन यहाँ पे अगर कमिटमेंट की बात आ जाए तो कमिटमेंट तो दोनों तरफ से दोनों होती है तरफ से ना। होती है, दोनों हाँ। तरफ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जिस तरह के एक मर्द की खातून से कमिटमेंट होगी, उस खातून की भी जो कि अपना घर बार छोड़ के अगले घर जा रही है, उस आदमी की वजह से जा रही है, उसने उस आदमी की फैमिली के साथ एडजस्ट करना है, और पूरी एक जॉइंट फैमिली है, ना कि सिर्फ उसने उस आदमी को देखना है, बल्कि उसके पूरी माँ family को बाप, देखना है, उसके बहन भाई, सबको कैरी करके आगे चलना है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो उस अच्छा, प्रेशर से डील ये वो करते वक्त प्रेशर है। लाइक हम जॉब पे आते हैं, हमें पता होता है सुबह टाइम पे जाना है, जो टास्क दिया जाएगा आप इनकार तो नहीं करते, आप कहते हैं ठीक है, इन टास्क पे टास्क आते जाएं, वो भी करते जाते हैं। तो जब आप शादी करके जाते हैं, And sometimes, you know, we get tired or we leave the job. If, you know, that gets overwhelmed, पर we ये leave बहुत the कम job. होता है। इसके साथ आपकी रिस्पेक्ट जुड़ी होती है, क्रेडिबिलिटी जुड़ी होती है, आपकी डिग्निटी जुड़ी होती है। इस रिश्ते के साथ जब आप रिश्ता टूटता है, तो लड़की बहुत महीनों तक लोगों को फेस नहीं कर पाती। ये छोटा काम नहीं है। लड़का शायद फेस कर लेता है, उनके घर वालों को दिक्कत होती है। तो जब इतना बड़ा डिजास्टर होता है, उसे बचना चाहिए। यानी आप इस बात पे कि थोड़ा सा मिजाज का सर, एक और भी ये जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं बात करूंगी। ये मेरे सामने उस रिपोर्ट के दादोशुमार ये लिखे हुए हैं कि अब जो रुझान है बढ़ता जा रहा है ना, वो आदमियों की तरफ से तलाक देने का नहीं है, वो औरतें खुला है। जो है वो खुला ले रही है। लाहौर में इस वक्त इस 1 महीने में 4000 केसेस हुए हैं खुला के, 4000। और लड़की जरा सी बात पे, जैसे पुरानी औरतें थी, 8-8, 9-9 बच्चे होते थे, मियाँ भी उनके बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर सारी उम्र घर निपटा था। और हर नहीं, पुराने जमाने में तो ये था ना कि बिल्कुल। पेरेंट्स वो फोर्स करते थे कि आज ही इस घर से तुम्हारी डोली उठी है, वहाँ से जनाजा ही आना जनाजा ही चाहिए आएगा। वापस। अच्छा, लेकिन इसका- ये है कि इसका अब एक लोगों दूसरा में पहलू भी अवेयरनेस था। आ गई है, इसके मतलब औरतों को पता है कि हमारे राइट्स हैं। मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिनमें औरतें बहुत ज़्यादा मजलूम होती हैं, वो पूरा मैक्सिमम ट्राई करती हैं। मेरे पास एक औरत आई जिसका एक बच्चा स्पेशल नीड का था, 2 बच्चे उसके स्कूल गोइंग थे, जिससे बड़े थे। तो वो कहती है मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो गई, मैं 10 साल वेट किया, लेकिन मेरा हस्बैंड ये कहता है कि तुम मुझे टाइम नहीं देती, कि मेरे पास एक स्पेशल नीड का बच्चा है, वो मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं घर के काम करती हूँ, 2 बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको लेना है, घर के सब काम है, वो अनपेड जॉब में कंटिन्यूसली कर रही हूँ। और उसके बाद मेरा हस्बैंड है, उसने एक अफेयर चला लिया अपनी ऑफिस की लड़की के साथ, और उसकी बेस क्या उसने बनाई है कि तुम मुझे टाइम नहीं देती। तो मैं टाइम कहाँ से लाऊं अगर वो मेरे साथ टाइम में घर वालों को भी दूं, टाइम में बच्चों को भी दूं, जो कि दोनों की हर- जिम्मेदारी हाँ। है। और अगर मैं थोड़ा सा किसी भी काम के लिए लेट हो जाऊं तो सबके इतने मतलब कि मूड ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो हर तरफ से स्ट्रेस आउट हूँ। और बाकी मैं उसकी स्टोरी ये नहीं मैं कह रही कि मैं किसी से सपोर्ट कर रही हूँ। समटाइम्स आपको दोनों तरफ से फॉल्ट नज़र आता है कि एक को हम फिक्स नहीं कर सकते जब तक हम दूसरे की स्टोरी ना सुने। Exactly. तो औरतें भी बहुत ज़्यादा मजलूम है। कोई भी औरत अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, स्पेशली बच्चों वाली। लेकिन उनका यही है कि उनके हस्बैंड जो है ना वो उनसे खुश नहीं है कि हाँ आप मुझे टाइम नहीं देती, आप मेरे साथ बाहर नहीं जाती। क्योंकि आप जैसा कि सबके आपने घर नहीं पहले कहा ना कि ऑप्शंस बहुत बढ़ गई हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस आपने भी जैसा कहा बहुत बढ़ गई हैं। हमें एक परफेक्ट फिगर जो होता है वो चाहिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो कि दिखने में भी हमारे मुताबिक हो, उठने बैठने में भी हमारे मुताबिक हो, बात करने में भी हमारे मुताबिक हो, हर चीज़ हमारे मुताबिक हो। तो ये
ऐसा होता भी नहीं है। जो दो इंसान हैं जिनकी आपस में शादी हो रही है, वो दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनकी मुख्तलिफ आदात हैं, तो ये जो एडजस्टमेंट है ये करना जो है यही कमाल है। इसीलिए मैं पेरेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि वो डायलॉग करें, आपस में बैठें, दोनों कपल जो है वो अपने आपस में डायलॉग करें, क्योंकि बहुत सारे मसले इसी तरह हल हो जाते हैं। क्योंकि जो है मर्द हैं वो उनके पास टाइम नहीं है, और बच्चों की क्योंकि आपने बात की, इस पर भी बात करेंगे कि बच्चे इस तरह का क्या उनकी वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है बचपन से कि वो बड़ों को कैसा देखें तो फिर वो इतने कमिटेड हो सकें लाइफ में आगे जाके, और वो रिश्तों को जिस तरह से देखते हैं ना, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो बचपन है अपने बड़ों को देखते हुए कैसा गुजरा। अगर आपने शुरू से अगर घर में भी लड़ाई झगड़ी देखे हैं तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता वही शख्स बन जाते हैं। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो आज हम बात कर रहे हैं तलाक के हवाले से कि ये एक बहुत बड़ा सानेहा है, इस सानेहे से कैसे बचा जाए और कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट आर इन्वॉल्व, और वो आपको इस पॉइंट पर ले आते हैं जहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। और बात क्योंकि हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे कि साइमा आकिब साहिबा, पहले आपसे मैं पूछूंगी क्योंकि कपल्स आपके पास आते हैं और आप उनकी फिर हिस्ट्री क्योंकि आपको पता होती है ना कि बचपन से लेकर आप जैसे कि फिर वो आप काउंसलिंग के वक्त पूछते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स, तो आपने कैसा पाया कि बच्चों के लिए क्या उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी कोई इश्यूज़ होते हैं कि उनके अंदर ये इनटॉलरेंस और अदम बर्दाश्त जिसको कहते हैं, या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा होना और माँ बाप को लड़ते हुए देखने का कैसे इफ़ेक्ट होता है उनके ब्रेन पे कि वो बड़े होके उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। जी रिदा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक घर है, जिस तरह कहते हैं कि माँ की गोद है वो बच्चे की दरसगाह है, सेम इसी तरह जो आपका घर है, आपके पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो आपके लिए एक दरसगाह है, आपकी लर्निंग हो रही है, बच्चे एक इंस्टीट्यूट है आपका होम जो है, और इस इंस्टीट्यूट के बाद आप स्कूल में बच्चों को लर्निंग के लिए भेजते हैं। लेकिन जो बच्चे की पहले जो 5 साल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, जो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, वो पहले 5 साल उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह झगड़ा देखते हैं अपने पेरेंट्स को इस तरह, तो कुछ लोग हैं वो इसके बावजूद कि इतना झगड़ा है उनका आपस में रहना बिल्कुल वो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इससे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि अगर हमने तलाक ली तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर वो तलाक नहीं लेंगे तो इस तरह झगड़ा करेंगे तो बच्चों पे उससे भी बुरा असर पड़ेगा। आप एक दफ़ा आप सेपरेट हो गए, आपने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी, अगर बच्चों को आप अच्छा ब्रॉटअप करेंगे तो एटलीस्ट बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरह के बच्चे भी मैंने देखे हैं जो इस तरह की ब्रोकन फैमिली से आते हैं, या जिनकी अभी सेपरेशन नहीं हुई या डिवोर्स नहीं हुई, उनकी काउंसलिंग के दौरान भी मुझे पता चला है कि बच्चे जो हैं वो इतने सहमे और इतने डरे हुए हैं, और उनकी क्योंकि माँ बाप को हर वक्त लड़ते थे देखना। जी, और इवन कि ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल नीड के बच्चों के ऊपर ये साथ हैं, बल्कि आम एक नॉर्मल बच्चा भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा सहमा हुआ रहेगा। और हमें जैसे 2-3 साल 4-5 साल का बच्चा होता है घर में, तो हम उसके सामने सारी बातें कर रहे होते हैं, पेरेंट्स हम लड़ रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि इसको क्या समझ आ रही है, लेकिन वो आपके जैसे कि आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ की टोन, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और वो सबकॉन्शियसली उस चीज़ को ग्रैस्प कर रहे होते हैं और उनके अंदर चीज़ डेवलप हो रही होती है। वो कहते हैं ना कि बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं, तो जो पेरेंट्स जो कुछ एक्ट कर रहे होते हैं बच्चे उसी को कॉपी कर रहे होते हैं। तो इट्स बेटर, ये हम इनकरेज नहीं कर रहे हैं तलाक को ऑब्वियसली, लेकिन ये कि इस्लाम में भी कुछ ऐसे हालात जहाँ पे अपने बच्चों का अगर आपने वाकई सोचना है तो वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ जाए इस चीज़ की, तो जो स्टिग्मा अटैच्ड है, खैर वो अब थोड़ा सा उसमें हम फ़र्क तो देख रहे हैं जिसकी वजह से ये रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि वो कोई वे आउट नहीं रहता। लास्ट रिजॉर्ट पे तो इस्लाम ने भी कहा है कि औरत तलाक ले सकती है। जब आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही, अगर एक चीज़ को कर दिया गया है, जायज़ कर दिया गया है, इसका मतलब है कि वही वे आउट है, उसमें नापसंदीदगी ज़रूर है, बचा जा सकता है। तो वो काउंसलिंग जो होती है इस अमल से पहले, फर्स्ट हम यही ट्राई करते हैं कि काउंसलिंग हो और वो बच जाएँ। लेकिन अगर कोई आखिरी हल नहीं मिल रहा, कोई भी दोनों में से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, यूजुअली उनका कंप्रोमाइज़ हो जाता है। हम उनको टिप्स बताते हैं कि इस तरीके से करें, हस्बैंड की बीवी के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए और उसका किस तरह होना चाहिए। तो उनकी आपस में उनकी जो ट्रेनिंग होती है काउंसलिंग के दौरान, तो यूजुअली उनका दोबारा जो है वो मैचअप हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता तो लास्ट रिजॉर्ट तो है कि वो डिवोर्स है। तेरा बात साहब, आपकी तरफ आऊँगी काउंसलिंग, क्योंकि आप कपल्स को उनसे बातचीत करते हैं
और जब आपके पास लोग आते हैं और उनकी ख्वाहिश यही होती है कि हमारी जो है आपस में बातचीत हो जाए, हम साथ रहना चाहते हैं बच्चों के लिए या कोई भी और जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो अपनी गलती ना मानना आपने कितना देखा ये वाला जो फैक्टर है कि आजकल कोई अपनी गलती नहीं मानता? अच्छा, जब गलती नहीं मानते तो हमेशा बात बढ़ जाती है। हाँ। मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि बिल्कुल, यानी जब रिश्ता टूटने वाला होता है, एक दफ़ा तो ये हुआ कि मियाँ बीवी घर से अपने बच्चे समेत आए, तो वो उसको उसके घर छोड़ने जा रहा था, तो लकीली आखिरी मुलाकात के लिए मेरे पास आ गया। तो 2 घंटे का हमारा कोई सेशन हुआ और उसके बाद इत्मीनान से वो अपने घर वापस गए। अच्छा, मैंने सिर्फ उससे 2 बातें कही। मैंने कहा, ये लड़की, तुम्हें इसके करैक्टर पे कोई शक नहीं है जब तक तुम्हारे साथ रही, तुम्हें सिर्फ ये है कि आगे से बोलती है। इससे तुम्हारे बच्चों को संभाला, तुम्हारे घर को संभाला, तुम्हारे माँ बाप को संभाला, पर तुमने उसको अटेंड नहीं किया प्रॉपर। यानी वो भी तो अपने अंदर एक ख्वाब रखती है ना कि मेरा मियाँ मुझे यूँ पैम्पर करे। अच्छा, फिर उसको मैंने अपनी मिसाल दी कि जब मेरी शुरू में शादी हुई तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कुछ 4-6 सालों के बाद कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि जब आप शाम को घर आते, मैं जो कि अक्सर लेट जाता हूँ कहीं ट्रेनिंग कहीं काम से, तो 10 बजे पहुँचा, 11 बजे, तो वो बिल्कुल ताज़ा रोटी बना के लाती है। उसने कहा, मैंने कभी आपको बासी रोटी नहीं दी। तो मैंने कहा, हाँ, मैंने नोट किया ये। तो हालांकि बंदा सो भी रहा होता है, टीवी देख रहा, कोई लिख रहा है, कुछ भी कर रहा होता है। तो उसने कहा, औरत भी ये चाहती है कि उसे मोहब्बत की बासी रोटी ना मिले, रोज कम से कम 1 चपाती तो मिलनी चाहिए। मर्द ये नहीं करते। यदि मैं कभी पूछता हूँ कि आखिरी दफ़ा इजहार मोहब्बत कब किया था, तो पता चलता 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, वो भी कहीं गलती से हो गया, ऐसा हो गया। हमारी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, हम कभी एक्सप्रेसिव नहीं होते। अगर हम मोहब्बत कर रहे हों किसी लड़की से और वो 3-4 साल चल जाए, उस दौरान करते रहते हैं, उसको पैम्पर करेंगे, खाने पे लेके जाएंगे, उसे कभी इंसल्ट नहीं करते, गिफ्ट देंगे, यानी गिफ्ट भी उसकी मर्जी के। और एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है ना। यानी ये नहीं होगा कि शाम को तेल वो ले आए, ऑयल ले आए, कहा कि ये तुम्हारा गिफ्ट है शादी का लोग, हाँ जी, तो ज़ाहिर है वो बहुत इंसल्ट फील करेगी। दूसरा, मैंने उससे कहा कि तुम जब इसको छोड़ाओगे, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तो इनकी सेटलमेंट क्या होगी, तुम इसको तो नहीं दोगे। तो उसने कहा, एक मेरी बहन ने कहा वो रख लेगा, दूसरा मेरा भाई रख लेगा। तो मैंने कहा, तुम अपने जितनी मस्कीन बना के पालोगे, यानी वो औरत जो उनकी माँ थी उसे छुड़वा लोगे गुस्से में। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मुझे लाइव जाने का कहा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे कि इजहार करना कितना ज़रूरी है अपने जज्बात का और कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको लाइव लिए चलेंगे और क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, साइमा अकरम साहिबा, आपसे पहले मैं एक लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए हु आर ऑन द वर्ज ऑफ इट, जो कि इस चीज़ से या तो गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं या जो भी कपल है, उनको आपस में बैठना चाहिए और डायलॉग करना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे अपनी किसी भी किस्म के मैटर में, तो उसको हवा देने वाली बहुत किसी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करना, प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करना सबसे बेस्ट है। और इसके बाद प्रोफेशनल जो होगा वो भी आपको ये मशवरा देगा कि आप आपस में बैठें और टॉक करें, आप अपनी फीलिंग्स बताएं और हस्बैंड को कहें कि वो अपनी फीलिंग्स बताएं। तो आप, मेरा ख्याल है कि एक पेपर पेन ले लें, आप लिखते जाएं कि इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं इसको किस तरीके से पूरे कर रहा हूँ और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं किस तरह। तो इस तरह मिलके आप उस चीज़ का एक हल निकालें कि हम इस चीज़ को, इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि सुलह करवाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ जो है वो हल हो सकती है नहीं। सर, आपका लास्ट मैसेज। अच्छा, इस मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि जब ये रिश्ता टूट जाए तो भले इंसानों की तरह रुखसत कर दो। हम ये नहीं करते, यानी जो लेन देन हुआ वो लड़की से नहीं लेना चाहिए। जो उसको गिफ्ट दिए थे, ये बहुत ही कमीनगी है, घटियापन होता है कि आप उस वक्त चीज़ें लें, उसकी चीज़ें रोक लें। चूँकि बच्चे भी हैं, आपको आइंदा भी उससे मिलना है, बच्चों की शादी पे, यानी ये कोई दुश्मनी नहीं स्टार्ट हो रही, एक रिश्ता था, नहीं चला, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो तो दोनों का हिस्सा है। सो उनका, यानी बच्चा जब बाप नहीं होता तो बच्चे हमेशा अधूरे रह जाते हैं, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। बहुत सी अच्छी मिसालें हमने देखी हैं गुज़श्ता 15-20 सालों में, पाकिस्तान में भी, कि दोनों ने अलग होने के बाद एक दूसरे को अब्यूज़ नहीं किया, कोई सियासी बयान नहीं दिया, दूसरों को डैमेज नहीं किया। लड़कियां आमतौर पर शादी, ये डिवोर्स के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं, और उस वक्त उनके घर वालों को और उनके दोस्तों को
उनसे हमदर्दी नहीं करनी चाहिए, उन्हें बकअप करना चाहिए, बकअप करना बूस्ट करना चाहिए, ऐसा ही चाहिए। ये एक हादसा था, नहीं चला। जिंदगी खत्म नहीं होती, डिवोर्स के बाद दोबारा जिंदगी से 12 जिंदगी, जब तक सांस है रिश्ते चलते रहेंगे, रिश्ते चलते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी ये का रिश्ता पार्ट वो है जो हम अपनी सहूलत का मुताबिक बनाते हैं, जान देने के लिए तो नहीं हमारे बनाते। जो भी आसपास लोग होते हैं उनको भी बकअप करने की जरूरत है, जैसा कि आपने कहा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। साइमा अकरम साहिबा जो कि एक साइकोलॉजिस्ट और साथ ही साथ हमारे फैमिली काउंसलर अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि जो लोग ये सुन रहे होंगे। फिर वक्त इस शो से इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा से मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।